हम लोग इस डिस्कस कर रहे थे पुली के जो अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट के यहाँ पर ये वाला केस डिस्कस हो गया था जहाँ पर एक फिक्स्ड पुली थी, दूसरी मूवेबल थी, और यहाँ पर जो है एक फिक्स्ड थी और तीन मूवेबल थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पुली की दूसरी प्रणाली को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, एक स्थिर दूसरा चल होता है। यदि दोनों ब्लॉक में पुली की संख्या समान हो तो रस्सी का एक सिरा ऊपर वाले ब्लॉक से बांधते तथा दूसरे पर प्रयास आरोपित करते हैं। तो ये जो है तीनों फिक्स हैं और ये तीनों मूवेबल हैं, इनसे डब्लू वेट लटका हुआ है। ये वाला जो हुक है, इससे हमने एक रस्सी लपेटी और दूसरी वाली पुली के ऊपर से लेते हुए गए, फिर ये तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर ये छठवीं, और लास्ट एंड पर हम क्या लगा रहे हैं, पी एफर्ट लगा रहे हैं। तो यांत्रिक लाभ बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एन। एन नंबर ऑफ पुलीज हैं, टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन दिस अरेंजमेंट। फिर इसके बाद अगर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एक पुली का भार है और हमने इस तरीके से अरेंज कर रखा है, तो W अपॉन पी, ये W अपॉन पी भार बटे प्रयास बराबर नंबर ऑफ पुली माइनस W अपॉन पी, क्योंकि जो प्रयास लगा रहे हैं इस वेट को तो अपलिफ्ट कर ही रहा है। जो हम प्रयास लगा रहे हैं वो इस वेट को तो अपलिफ्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो पुली का वेट है वो भी अपलिफ्ट हो रहा है। तो एन नंबर ऑफ पुलीज हैं, उसमें से डब्लू वेट ऑफ पुली माइनस जितना पी टेंशन्स आ रहा है उसको भी इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर एक्चुअल यांत्रिक लाभ जो सिर्फ और सिर्फ इस वेट को अपलिफ्ट करने में यूज़ हो रहा है वो निकल पाएगा। जब हम माइनस डब्लू अपॉन पी को इस साइड भेजेंगे, तो W अपॉन पी प्लस स्मॉल w अपॉन पी इज इक्वल टू एन। P इज कॉमन, तो P का एलसीएम हो जाएगा कैपिटल W जो कि वेट लिफ्टेड है, स्मॉल w जो कि पुली का वेट है, अपॉन P जितना एफर्ट लग रहा है। तो इस तरीके से n नंबर ऑफ पुलीज जो हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बेसिस पर। और अगर हमको सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो W अपॉन पी इज इक्वल टू एन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस जो है फर्स्ट केस का जस्ट अपोजिट है, ये वाला जो केस है इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या किया है, इस वाली पुली को यहाँ से अटैच किया, इसका एक साइड जो है दूसरी वाली पुली से अटैच्ड है और दूसरा वाला सिरा जो है, दूसरा साइड है वो वेट से कनेक्टेड है। इसका जो है ये वाला सिरा यहाँ पर तीसरी पुली से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है वेट को लिफ्ट कर रहा है। सेम यहाँ पर हमने जो है एक रोप लिया और पी एफर्ट लगाया और उसका दूसरा एंड इस वेट से कनेक्टेड है। अब अगर यहाँ पर पी एफर्ट लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन आएगा। तो ये वाला जो के अरेंजमेंट है जस्ट अपोजिट है फर्स्ट वाले केस के। तो इसीलिए यहाँ पर जो W अपॉन पी यांत्रिक लाभ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर n था, ये W अपॉन पी इज इक्वल टू 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। और इसी तरीके से यदि हर एक पुली का वेट भी कंसीडर हम अगर करें तो प्लस 2 की पावर n माइनस n माइनस 1। हालांकि ये जो चीज़ें हैं इतना डीपली नहीं पूछी जाती हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अरेंजमेंट कैसा होता है। डिफरेंशियल पुली की अगर बात की जाए, डिफरेंशियल पुली क्या होती है, जब एक ही एक्सल पर एक से ज़्यादा, एक ही शाफ्ट पर एक से ज़्यादा पुली लगी रहती हैं तो उनको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल पुली बोलेंगे। यहाँ पर एक बी पुली है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और एक ए पुली है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। एक चेन रैप की गई है जिसके एक एंड पर हम पी एफर्ट लगा रहे हैं और दूसरे एंड पर डब्ल्यू वेट लिफ्ट किया गया है, वेट लटकाया गया है और इस वेट को हमें पी एफर्ट लगाकर अपलिफ्ट करना है। तो अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पुली जो है ए पुली एक चक्कर घूमती है, 1 रोटेशन लेती है, तो उसकी जितनी सरकमफेरेंस होगी वो उसके द्वारा चली गई दूरी हो गई। तो सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई कैपिटल आर। अगर स्मॉल पुली की हम बात करें तो उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर। तो अगर हम भार की बात करें, जितना ये ऊपर मूव करेगा तो उसको निकालने के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इनपुट की अगर हम बात करें, इनपुट में जो हम पावर दे रहे हैं
तो क्या हो जाएगा, P जितना एफर्ट लगा रहे हैं और कहाँ पर लगेगा, जो बड़ी वाली पुली है उस पर लगेगा, तो 2 पाई कैपिटल R। तो बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य, और ये कितना हो जाएगा, इनपुट के बराबर। आउटपुट जितना भार अपलिफ्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा आउटपुट। अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये हो जाएगा आउटपुट की इक्वेशन, ये हो जाएगी इनपुट की इक्वेशन। और आदर्श स्थिति की बात करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। अब अगर हम ये जो इक्वेशंस बनाई गई हैं, इस चीज़ को मैं अलग से एक पेज पर डिराइव करके बता दूंगी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है रेखी वेग और कोणीय वेग में, स्मॉल u बराबर पाई डी एन बाई 60। स्मॉल u जो है उसका रेखी वेग है अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है, और इसके बाद पाई कांस्टेंट 3.14 या 22/7, फिर इसके बाद d व्यास, और n क्या है, एक मिनट में कितना चक्कर वो चीज़ पुली या पहिया कितना घूम पा रहा है, तो पाई डी एन बाई 60। अब इसमें कांस्टेंट अगर मान लीजिए u दोनों के बराबर हैं, चालक और चले ड्राइवर और ड्रिवन पुलिस के, तो क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएंगे तो पाई d1 n1 अपॉन 60 बराबर पाई d2 n2 अपॉन 60। पाई से पाई कैंसिल आउट, 60 से 60 कैंसिल आउट, d1 n1 बराबर d2 n2। और इसी इक्वेशन से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, तो इसको निकाल करके मैं उस पेज पर बता दूंगी, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आनत तल मतलब इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये जो है ये प्लेन क्या कहलाएगा, इंक्लाइंड प्लेन या आनत तल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर जो आप लाइंस देख रहे हो ये लाइन डायग्राम है फोर्सेस का, बलों का जो है लाइन डायग्राम बना है। कैसे बनाया गया है इसको देख लेते हैं। W वेट लटकाया गया है यहाँ पर नीचे, कोई भी वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी जाए या इसी स्थिति में हो या फिर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका वेट हमेशा कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको लिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए P फोर्स अप्लाई करेंगे, ये एफर्ट हो गया। ये वस्तु जिस सतह पर रखी हुई है उस पर दबाव डालेगी अपने भार की वजह से, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगता है ये हमेशा सतह के लंबवत लगता है। तो सतह इस तरीके से है, थीटा एंगल बना रही, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब ये जो थीटा एंगल है, एक थ्योरम होती है कि दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण उनकी लंबवत भुजाओं के बनने वाले कोण के बराबर होता है, इसलिए ये थीटा इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जिसके साथ कोण बनाता है, ये रिजल्टेंट है W, तो जिसके साथ कोण बनाता है इसको बोलते हैं W cos थीटा, cos कंपोनेंट होता है, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो साइन। तो परिणामी कितना है W, तो परिणामी को लेते हुए W cos थीटा और ये W sin थीटा। और इसमें हम यांत्रिक लाभ अगर निकालें तो P किसके बराबर आ जाएगा, W sin थीटा के बराबर, तो W अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, त्रिय गुणा से, तो ये यांत्रिक लाभ बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेकंड वाली कंडीशन में ये जो यहाँ पर बल लग रहा था ये सतह के पैरेलल समानांतर लग रहा था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ये जब बल हॉरिजॉन्टल लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है क्योंकि भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा, ये हो जाएगा W sin थीटा। ये जो P लग रहा है ये भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये रिजल्टेंट हो गया, तो ये जो है थीटा एंगल ये वाला भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण। तो ये हो जाएगा जिसके साथ एंगल बना रहा है कॉस कंपोनेंट और इसका अपोजिट साइन कंपोनेंट, तो ये P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा, क्योंकि हमें P और W में ही रिलेशन चाहिए, तो P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा। तो P को इधर ले जाएंगे, साइन थीटा को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और W अपॉन P क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ। इसको जूम करके देख लेते हैं, W अपॉन P इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर cot थीटा। तो यांत्रिक लाभ वास्तव में इतना नहीं होता क्योंकि आना तल के घर्षण भी होता है, लेकिन हम घर्षण को इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
फिर एक इसके बाद है वेगानुपात याद करना। वेगानुपात क्या होता है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो ये सेम ब्लॉक है, इसका डब्लू भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और इसके दो कंपोनेंट हो गए डब्लू कॉस थीटा, डब्लू साइन थीटा। अब यहाँ से हमने पी फोर्स लगाया तो ये एक्स डिस्टेंस मूव करके ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो इस एक्स को भी कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, ये एंगल भी यहाँ पर इसका थीटा होगा। हाँ। तो ये जो एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो x जो है उसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, ये हो गया इसका x cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो गया x sin थीटा। एक्चुअल में ये यहाँ पर होगा x sin थीटा और ये x cos थीटा। तो ये x sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको उधर ना दिखाकर यहाँ पर बता दिया। तो W पहले ये W ब्लॉक यहाँ पर था, अपलिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया? इस पोजीशन पर आ गया। तो ये x sin थीटा क्या है? जो वेट ने जितना डिस्टेंस मूव की है वो है। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है? x है, वो तो बल जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो दूरी देखेंगे। और भार द्वारा चली गई दूरी, भार नीचे की तरफ लग रहा है और ये भार अब कहाँ पर आ गया? इस डिस्टेंस पर आ गया। तो ये x sin थीटा मतलब 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। पहिया या धुरी, यहाँ पर अगर हम देखें धुरी को बोलते हैं एक्सल और इसके ऊपर लगा रहता है व्हील। तो एक्सल भी रोटेट करता है और व्हील भी रोटेट करता है। तो इसका यूज़ करेंगे हम पी एफर्ट लगाकर इस डब्ल्यू लोड को अपलिफ्ट करने के लिए, और इसके लिए हमने दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर रस्सी रोप का यूज़ किया है। इसका जो साइड व्यू डायग्राम है वो ये है, ए जो है पहिए को बता रहा है, बी जो है यहाँ पर एक्सल को बता रहा है, और एक्सल से क्या है? वेट लटका हुआ है, और पहिए से क्या कर रहे हैं? हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम एफर्ट लगाएंगे पी नीचे की तरफ तो क्या होगा? पहिया घूमेगा, पहिए की वजह से एक्सल रोटेट होगा, और एक्सल के रोटेट होने की वजह से ये रस्सी इसमें रैप होगी और ये चीज़ कहाँ पर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। तो अगर एक चक्कर घूमते हैं ये दोनों, मतलब मान लीजिए एक चक्कर ये एक्सल घूमा तो कितनी दूरी तय की उसने? 2 पाई स्मॉल आर। अगर पहिया एक चक्कर घूमा तो उसने कितनी दूरी तय की? 2 पाई कैपिटल आर। तो इनपुट में पावर किस, इनपुट में जो वर्क कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? पहिए पर। कितना एफर्ट लगा रहे हैं? पी। डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है? 2 पाई कैपिटल आर। आउटपुट जो है कहाँ से मिल रहा है हमें? एक्सल से मिल रहा है। कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है? 2 पाई स्मॉल आर। और कितना वेट अपलिफ्ट कर रहा है? डब्लू। तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके क्या करेंगे हम? इफ़िशियंसी निकालेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट। तो W इंटू 2 पाई आर स्मॉल में और P इंटू 2 पाई आर। तो डब्ल्यू आर स्मॉल और पी आर कैपिटल। तो W अपॉन P इज इक्वल टू 3 गुणा कर दिया ईटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल अपॉन स्मॉल आर। ईटा यहाँ पर अगर 1 हो जाए, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर हो जाता है। बस वही कंडीशन यहाँ पर दी है। विंच और क्रैब, विंच और क्रैब में हम देखेंगे यहाँ पर दो पिलर्स हैं जो इन स्पिंडल ए और बी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट स्पिंडल पर पिनियन लगा हुआ है, छोटा गियर जो रहता है उसको पिनियन बोलते हैं, और ये बड़ा गियर लगा हुआ है। इस स्पिंडल के एक एंड पर क्या लगा हुआ है? एक हैंडव्हील लगा हुआ है जिसको घुमाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पिंडल रोटेट होगा। और यहाँ पर दूसरे वाले स्पिंडल पर बात करें तो वहाँ पर एक रोप लगा दी है और उससे एक वेट डब्लू जो है लटका दिया है। हमको क्या करना है? इस हैंड व्हील को घुमा करके इस वेट को अपलिफ्ट करना है। तो कैसे होगा? ये हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो ये स्पिंडल रोटेट होगा, स्पिंडल रोटेट होगा तो पिनियन रोटेट होगा क्योंकि ये पिनियन स्पिंडल पर ही लगा हुआ है। पिनियन रोटेट होगा तो गियर रोटेट होगा क्योंकि दोनों गियर आपस में मैच्ड कंडीशन में है। ये गियर रोटेट होगा तो ये वाला दूसरा वाला स्पिंडल रोटेट होगा, जिसकी वजह से ये रोप जो है इसमें रैप होती जाएगी और ये वेट ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। दो प्रकार के होते हैं विंच और क्रैब, एक सिंगल कॉम्बिनेशन वाले और एक डबल कॉम्बिनेशन वाले। मतलब एक से ज़्यादा, वो लोड के हिसाब से उनकी यूटिलिटी, मतलब लोड के हिसाब से उनका देखा जाता है कि हमको सिंगल टाइप का चाहिए, डबल टाइप का चाहिए। अगला आ जाता है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक क्या यूज़ किया जाता है? जो हैवी लोडेड व्हीकल्स रहते हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो मोटर कार, ट्रक आदि की सफाई या टायरों को बदलने के लिए उन्हें ऊपर उठाया जाता है, और उन्हें ऊपर उठाने के लिए हमें स्क्रू जैक की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इस तरीके से रहता है स्क्रू जैक। इसका ऊपर रहता है प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्या वेट को रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है स्क्रू बना रहता है, इसमें जो है चूड़ियाँ बनी रहती हैं, थ्रेड्स जिसको बोलते हैं, और हर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको क्या बोलते हैं? हम पिच बोलते हैं। ये इसका पिलर रहता है।
और यहाँ पर इसका जो मूवमेंट होता है इस प्लेटफॉर्म का वो ऊपर और नीचे होता है। तो इस प्लेटफॉर्म का मूवमेंट ऊपर और नीचे किस वजह से हो पाता है? ये जो नट लगा रहता है, ये स्क्रू, और ये यहाँ पर नट लगा रहता है, और नट जो है एक लीवर से कनेक्टेड रहता है, और इस लीवर की जो डिस्टेंस रहती है वो एल रहती है, और इसी पर एफर्ट लगाया जाता है, इसको गोल घुमाया जाता है। तो ये जो नट है वो ऊपर नीचे मूव करेगा, और ये सपोर्ट कर रहा है ऊपर जो है इस प्लेटफॉर्म को। तो पी एफर्ट यहाँ लगेगा, और डब्ल्यू जो लग रहा वेट है वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब इसकी इक्वेशंस को इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें एल क्या है? लीवर भुजा की लंबाई। इसके बाद स्मॉल पी जो है वो किसके लिए? स्क्रू की पिच के लिए। कैपिटल पी किसको दिखा रहा है? जो आप एफर्ट लगा रहे हो, प्रयास लगा रहे हो। डब्ल्यू क्या है? भार के लिए। अब अगर हम बात करें एक चक्कर की, कि एक चक्कर में कितना वो जो है दूरी तय करेगा लीवर, तो लीवर एक चक्कर घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, वृत्त बनाएगा, और वृत्त की अगर हम परिधि निकाल लें, अब यहाँ पर कोई सर्कुलर सेक्शन तो है नहीं कि हम परिधि निकाल लें, तो हमें बस इस लीवर की लेंथ पता है, तो हम क्या करेंगे? एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा सेंटर पर? 2 पाई रेडियन में। तो 2 पाई रेडियन में एंगल बनेगा, और ये उसकी हो गई रेडियस, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से इस चाप की लंबाई, चाप पूरा एक वृत्त की परिधि की तरह होगा, तो कोण कितना? 2 पाई गुणा त्रिज्या l। तो 2 पाई l क्या हो गई? प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी गुणा प्रयास के लिए जो बल लगा रहे हैं, तो ये इनपुट में किया गया कार्य हो गया। मशीन द्वारा किया गया कार्य W इंटू पी, डब्ल्यू जितना वेट लगा रहे हैं, और P क्या हो जाएगा? पिच, क्योंकि W वेट रख दिया आपने और इसको आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो नट है इसमें स्क्रू में एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की तरफ मूव करेगा, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? पिच। तो इसलिए W इंटू पी हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये क्या कैसी स्थिति है? आदर्श स्थिति है जहाँ पर दक्षता 100% है। तो ये वही इक्वेशन का यूज़ किया, दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। तो ये वेगानुपात का मान हो गया। गियर या पहियों की बात की जा रही है, साइकिल के गियर्स की बात की जा रही है। ये पीछे वाला जो पहिया है वो किसको दिखा रहा है? जो पीछे वाला पहिया है वो साइकिल के पीछे वाले पहिए को दिखा रहा है, और जो छोटा वाला पहिया है वो साइकिल के आगे वाले पहिए को दिखा रहा है। तो इसमें भी ये कुछ इक्वेशंस का यूज़ करके जितना डिस्टेंस जितना जो यांत्रिक लाभ होता है उसका मान निकाला गया है। ये चीज़ें इक्वेशंस आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी, तो इस चीज़ को मैं स्किप कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। वेज मतलब जो जैसे कुल्हाड़ी वगैरह की बात कर ली जाए, तो जो उसका नुकीला सेक्शन रहता है, एक ये प्लेन है और दूसरी ये प्लेन है, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और ये जो शेप क्रिएट हो रहा है, जो सामने से एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, त्रिभुज जैसा, इसको बोलते हैं वेज। तो यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, ये एक वेज टाइप का सेक्शन रहता है। एक सिरे पर मोटा रहता है, दूसरे सिरे पर बहुत पतला रहता है। तो जिस सिरे पर बहुत ही नुकीला रहता है वहाँ पर एक कोण बनेगा, उसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो हाफ एंगल कितना उठ जाएगा? θ/2। ये भी θ/2। यहाँ पर अगर P प्रयास लग रहा है, P एफर्ट लगा रहे हैं हम, तो भार कहाँ काम करेगा? यहाँ पर इस चीज़ के लिए इस साइड, यहाँ पर भी भाई कोई भी नुकीली चीज़ से, मान लीजिए इस ब्लॉक को आप कट करना चाह रहे हो, आप पी एफर्ट यहाँ लगाओगे, और जो वो वर्क करेगी वो चीज़, तो वो जो है फोर्स कहाँ अप्लाई करेगी? इस सेक्शंस पर। तो जब यहाँ पर वर्क होगा इसके थ्रू, तो ये डब्ल्यू हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, रिएक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर कटिंग एक्शन कर रहा है, तो ये डब्ल्यू जो वेट लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर ये हाफ एंगल θ/2 है, तो ये भी जो एंगल होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा होगा फोर्स, वो θ/2 ही होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो W cos θ/2, जो इसका परपेंडिकुलर है W sin θ/2। सेम यहाँ पर भी W cos θ/2, W sin θ/2। W cos θ/2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन प्रयास के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो प्रयास बराबर क्या हो जाएगा? W sin θ/2 प्लस
डब्ल्यू साइन थीटा बाई टू डब्ल्यू साइन थीटा बाई टू। तो मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू अपॉन पी मतलब 1/2 साइन थीटा बाई टू। तो इस तरीके से हम वेज सेक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं। उत्तोलक की अगर हम बात करें, उत्तोलक या सरल मशीन है, तो सरल मशीन अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब उत्तोलक लीवर्स की बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने तराजू देखा है, तो तराजू के दोनों एंड्स जो हैं वो फ्री रहते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बीच में जो रहता है एक फिक्स पॉइंट रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आलम्ब बोलेंगे। एक सीधी सी रॉड रहती है, थोड़ी सी रिजिड रहती है, हार्ड रहती है, और एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति कर सकती है, ये इस तरीके से। तो इसको हम उत्तोलक बोलेंगे। इस अब जैसे मान लीजिए डब्लू भार की वस्तु को हमें उठाना है, तो हमें यहाँ पर पी प्रयास लगाना पड़ेगा। तो इस लीवर की वजह से इस चीज़ को अपलिफ्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं उत्तोलक और उसके टाइप्स के बारे में। ज़्यादा ही जूम इन हो गया। एक सीधी छड़ वाला, जो अभी आप लोगों ने डायग्राम देखा, और एक मुड़ी हुई छड़, दोनों तरीके से उत्तोलक होते हैं। आलम्ब के एक और बल लगाया जाता है और दूसरी तरफ भार उठाया जाता है। उत्तोलक पर लगाए गए बल, उसके द्वारा लगाए गए बल एक दूसरे के समानांतर या एक दूसरे से कोण बना सकते हैं। उत्तोलक आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कुछ इसकी डेफिनेशन। आघूर्ण मतलब ये हो गया, जैसे उस वाले केस की अगर हम बात करें, ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये उसका फिक्स पॉइंट है। पी एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर वेट जो है अपलिफ्ट हो रहा है, तो वेट मतलब एफर्ट कितना लगा रहे हैं, पी, और उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ए इंटू एफ। L1 लिखा है, तो ए इंटू एफ या L1 बराबर, अभी किस दिशा में लग रहा है, ये फिक्स पॉइंट है और बल इस दिशा में लग रहा है। तो इस फिक्स पॉइंट के इस दिशा में लग रहा है, मतलब ये किस दिशा में जा रहा है, इसके घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गई इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर इस वाले वेट की बात की जाए कि इसका आघूर्ण की दिशा क्या होगी, बल लग रहा है नीचे की तरफ, जो भार काम कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, बी एफ हो जाएगी। और ये कहाँ काम कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। तो ये जो है घड़ी की दिशा में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए P इंटू ए एफ बराबर W इंटू एफ आ जाएगा। आप नेगेटिव लोगे, बराबर 0 करोगे, तो ये चीज़ बराबर की उस साइड जाएगी, तो बराबर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो आघूर्ण की बनती है, P जो फोर्स लग रहा है इंटू जो है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर W इंटू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, जो बल लग रहा है उसकी स्थिर बिंदु से दूरी। अब उत्तोलक के प्रकार आ जाते हैं। सीधी छड़ के उत्तोलक, सीधी छड़ वाले उत्तोलक को हम देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये सीधी छड़ का बहुत ही सिंपल है कि एक बीच में फिक्स पॉइंट हो गया और इसके एक साइड भार हो गया, दूसरी साइड प्रयास हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम, ये प्रथम श्रेणी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पोजीशन क्या है, फिक्स पॉइंट कहाँ पर है, प्रयास कहाँ पर है, भार कहाँ पर है। अगर फिक्स पॉइंट बीच में है, प्रयास एक साइड है और भार दूसरी तरफ है, तो ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। जैसे एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, तराजू, आप लोगों ने तराजू देखा ही, ऐसे ही होता है, बीच में फिक्स पॉइंट। कैंची की अगर हम बात कर लें, एक साइड से हम पकड़ते हैं किसी चीज़ को कट करने के लिए कैंची को, और दूसरी साइड से जिस चीज़ को कट करना होता है उसको रखते हैं। प्लास, उसमें भी फिक्स पॉइंट बीच में होता है, एक साइड प्रयास होता है, दूसरी साइड भार रखा जाता है, या मशीन द्वारा जो बल लगाया जाता है वो रखा जाता है। फिर इसके बाद इसकी इक्वेशन लिखी है आघूर्ण की, तो W इंटू भार भुजा L2 प्लस बराबर बल इंटू प्रयास भुजा L1, तो W इंटू L2 बराबर P इंटू L1, तो W अपॉन P इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब यांत्रिक लाभ बराबर क्या है, भार बटे प्रयास, मतलब ये L1 क्या है, प्रयास की भुजा और भार की भुजा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि उत्तोलक में यांत्रिक लाभ उसी समय प्राप्त होता है जबकि प्रयास भुजा भार भुजा से लंबी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तो सेकंड टाइप। ये चीज़ याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रथम श्रेणी का है, कौन सा दूसरी श्रेणी का है। तो प्रथम श्रेणी में क्या होता है, आलम्ब बीच में, एक साइड भार दूसरी साइड प्रयास। अब भार इस साइड भी हो सकता है, प्रयास उस साइड हो सकता है,
पोजीशन दोनों की इधर उधर हुई, लेकिन आलम्ब जो रहेगा फिक्स पॉइंट बीच में रहेगा। दूसरे टाइप के केस में हम बात करें तो इसमें एक और आलम्ब रहता है। आलम्ब एक कोने पर रहता है, दूसरी ओर प्रयास रहता है और बीच में भार रहता है। इसके डायग्राम को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है वो। आलम्ब जो है एक साइड, ये हो गया फलक्रम, आलम्ब एक साइड कर दिया उसने, प्रयास दूसरी साइड कर दिया और बीच में भार लगा दिया। अब इस भार को उठाना है तो प्रयास कहाँ पर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रयास की यहाँ से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, L1, ये दूरी बढ़ गई है। और यहाँ पर भार की इससे दूरी कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी। आगे और इक्वेशन क्या दी है इसमें, वही इक्वेशन आघूर्ण की, W इंटू L2 बराबर P इंटू L1, तो W अपॉन P इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आलम्ब की पोजीशन क्या है। फर्स्ट वाले केस में बीच में था, भार एक साइड, प्रयास दूसरी साइड। दूसरे वाले केस में साइड में है और भार बीच में है, तो प्रयास एक साइड हो जाएगा फिर से। तीसरे वाले केस में अगर हम बात करें, तीसरे वाले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, तीसरे वाले केस में बात करेंगे, इसका जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सरोता। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, शायद दिया होगा, हाँ सरोता है, सामान ढोने की गाड़ी है, नींबू निचोड़ने की मशीन है। तो उसमें जो है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन की हम बात कर लें तो क्या होता है, नींबू बीच में रखा जाता है और जो फिक्स पॉइंट रहता है उसका वो एक साइड रहता है और प्रयास एक एंड पर लगाया जाता है। तो ये जो है इसी तरीके से जो भार ढोने वाली मशीन है वो डंपर्स वगैरह की बात की जा रही है। तो ये जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयास बीच में आ जाएगा, बस डिफरेंस इतना है। सेकंड वाले में भार बीच में था, यहाँ प्रयास बीच में आ जाएगा। यहाँ पर वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, इसको उठाने के लिए ऊपर प्रयास ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। आलम्ब जो है साइड में रहेगा। हम जो है इसके एग्जाम्पल हैं, चिमटा है, एक साइड जो है बीच में पकड़ते हैं, प्रयास लगाते हैं, एक साइड उस चिमटे से किसी चीज़ को पकड़ते हैं, मतलब वो भार हो गया, और उसका जो मुड़ा हुआ एंड रहता है फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, आलम्ब। कोहनी, अगर हमें किसी चीज़ को उठाना है तो उसको कहाँ पर रखेंगे हम, हथेली पर। जो कोहनी वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, प्रयास, जहाँ पर भार का असर पड़ता है। और जो आलम्ब है वो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा जो कंधा है वो। इसके बाद यही इक्वेशन सभी में बनाना बहुत आसान है। फिर इसके बाद आ जाता है मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक, जिसको क्या बोलते हैं, वेल क्रैंक लीवर। तो इसको देख लेते हैं, इसका डायग्राम दिया है, वेल क्रैंक लीवर। तो वेल क्रैंक लीवर में क्या है, यहाँ पर हम जो है प्रयास लगा रहे हैं इस चीज़ में, और ये जो चीज़ है, ये डब्लू चीज़ वो उठाई जा रही है, ये इसका आलम्ब है, फिक्स बिंदु है। ये चीज़ जो है इस तरीके से मूव कर सकती है और ये चीज़ भी इधर से उधर जो है गति कर सकती है। तो ये मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी हुई है, Fn और Fm। Fn जो है वो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, Fn कहाँ गया, Fn प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, और Fm भार द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि इस एंड पर जो है, इस एंड पर क्या लग रहा है, प्रयास लग रहा है, और उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इस एंड पर प्रयास लग रहा है, ये चीज़ मुड़ी हुई है ताकि ये चीज़ इस तरीके से मूव कर सके। तो यहाँ पर जो है क्या लग रहा है, प्रयास लग रहा है, प्रयास को आगे तक बढ़ाएंगे और फिक्स पॉइंट को आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये जो है दूरी होगी वो क्या होगी, प्रयास की स्थिर बिंदु से दूरी कहलाएगी। फिर इसके बाद ये अगर हम इसकी बात करें, ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है भार, ये बी वेट लटका हुआ है और इसकी स्थिर बिंदु से दूरी कितनी है, F इंटू एम। तो जो है ये चीज़ इस तरीके से मूव करती है, जब हम यहाँ पर जो है ये इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो ये प्रयास के माध्यम से किसी वस्तु को जो है उठाया या रखा जा सकता है, भारी वस्तु को। तो ये मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक है। क्रेन्स वगैरह में
यूज़ किया जाता है इस तरीके का। आगे फिर इसमें उत्तोलकों का अनुप्रयोग। तो विभिन्न श्रेणी के उत्तोलक मशीनों में संयुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का संयुक्त रूप में टाइपराइटर में उपयोग किया जाता है, मोटरसाइकिल की ब्रेक प्रणाली में, मतलब उसकी यूज़ के हिसाब से रहता है। अब अगर ये लीवर सेफ्टी वॉल्व, जो कि बॉयलर जहाँ पर स्टीम बनती है, तो उसमें ये लीवर सेफ्टी वॉल्व इस तरह का जो है अरेंजमेंट रहता है उत्तोलक का। तो लीवर सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर जो है ये सेफ्टी वॉल्व है, ये इसका फलक्रम आलम्ब बिंदु है, और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, वेट लटका हुआ है। मतलब ये किस तरह का दिख रहा है, प्रयास बीच में है और प्रयास बीच में है और भार जो है साइड में है। तो ये प्रयास बीच में किस में आता है, तृतीय श्रेणी वाले में। तो ये लीवर सेफ्टी वॉल्व दिखाया गया है जिसमें एफ ए क्या है, लीवर है, एफ आलम्ब है, वी सेफ्टी वॉल्व है। इसमें भार का दाब ऊपर की ओर कार्य करता है। यहाँ पर जो है वेट लटकाया गया है। क्या होगा यहाँ पर जो भी बॉयलर का ऊपरी हिस्सा रहेगा जहाँ पर स्टीम एकत्रित करके रहेगी, भाप रहेगी, तो भाप का अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी अतिरिक्त मात्रा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वॉल्व लगाना पड़ेगा। तो जब भी प्रेशर का मान इस वेट के मान से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और एक्सेस अमाउंट की जो स्टीम है वो निकल जाएगी। फिर जब उस स्टीम का मान इससे कम हो जाएगा तो ये वापस से इसके वेट की वजह से नीचे आ जाएगा। तो बिंदु ए पर भार लटकाया जाता है जो कि नीचे की ओर कार्य करता है। जब इस प्रकार वाल्व खुलने को होता है, आलम से भाप के दाब का आघूर्ण शेष सभी बलों के आघूर्ण के बराबर होता है। अब आघूर्ण कैसे निकालोगे, भार गुणा भार की स्थिर बिंदु से दूरी, और यहाँ पर प्रयास गुणा प्रयास की स्थिर बिंदु से दूरी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आघूर्ण बलाघूर्ण का फॉर्मूला लगाकर इस चीज़ की इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में, और वो जो चीज़ थी, जो इक्वेशन थी, वो चीज़ मैं आपको एक पेज पर डिराइव करके बता दूँगी।